फूफो लंदन से मिलने आई तो हमारे फटे पुराने कपड़े देखकर मेरी अम्मी से कहा कि तुम अपनी बड़ी बेटी को मेरे साथ लंदन भेज दो, मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को फूफो के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेजती। हमारे घर पैसे की रेल हो गई थी। मेरी अम्मा ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शौहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं इस औरत को बचाने गई तो इसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों और ठाट बाट पर लगा देते थे। वो ज्यादातर अपने ऑफिसरों के साथ यहाँ वहाँ घूमने निकल जाते थे। यहाँ उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों से पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई का मोहताज ही देखा। अपनी जरूरियात के लिए भी पैसे इनके पास कभी ना होते थे। हद तक कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही गुजर गया। इस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जो मैं और मेरी बहन रमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर की ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता। मेरी बहन रमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक इनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़े बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती हैं तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते कि जहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दे दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे कि हम दोनों का बहनों का दिल कट कर रह जाता। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से ज्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। इनके बच्चे अच्छा खाते थे और पहनते थे। ऐसे में हम दोनों बहनें एहसासे महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से ही यही देखते आ रहे थे कि ताई जब सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज्यादा शोरबे वाला भी नहीं होता था, लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना इसमें दाल का पता चलता और ना ही मसाले का। यूं लगता है जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हम सालन ले लेना होता है तो आप इतना पानी क्यों डाल देती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खाविन महीने का जितना खर्च मुझे देता है इसमें यही सालन बनेगा, अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करें, हम कम अज कम ढंग से खाना तो बना सकें कि बच्चियां अच्छा खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इंतहाई हकारत भरी नजरों से देखते और कहते, तुम में इतनी काबिलियत है तो तुम अपना किचन अलग से चला सकोगी। भाभी इंतहाई समझदार औरत है और वो पैसे की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से इनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बू को और भड़का देती और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पर रखते थे वो भी देना बंद कर देते थे। और मैं और बाजी रमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती थी कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की कि जो हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बात तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हशर होगा, तुम जानती ही नहीं। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिलावजह बातें सुनाती रहती। ऐसे में मुझे ताई अम्मी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ इनसे भी लड़ पड़ती कि आपको तो अब्बू जैसा खाविन नहीं मिला, इसीलिए आपको बड़ा चढ़ाकर बातें करनी आती हैं। तब ताई अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और मेरी अम्मी को कहती, फरखुंदा तुम अपनी बेटियों को कैसी तरबियत कर रही हो, सारी जिंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही हो और अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो। तब अम्मी
अम्मी हमेशा की तरह इनके आगे पीछे आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मजीद इनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी। और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई की बातों में आकर अम्मी को बेतहाशा मारा पीटा करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनों ने अपने बाप से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसा लगता था जैसे बेटा न होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी जिंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेंगी, क्या हमारी जिंदगी यूं ही सिसक कर छोटी छोटी चीजों की हसरत में गुजर जाएगी। तब बाजी मेरी तरफ गौर से देखती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन फिर जाएंगे। मुझे न जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी। वो चीजें होती तो बहुत मामूली नोयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी होती, जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी जबान तालू से जा लगी थी। मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेदर्दी के साथ रद्द कर दी थी और कहा था कि तुम्हारी कोई उम्र है गुड़िया से खेलने की, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस दिन मैं पूरी रात सो न सकी, क्योंकि वैसे ही गुड़िया मेरी ताई की बेटी के पास थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अपनी गुड़िया को मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देखा लिया कि मेरी ये फरमाइश किसी तौर पर भी पूरी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी ताई की बेटी की गुड़िया को चुरा लिया। और ये मेरी जिंदगी की पहली चोरी थी जो मैंने अपने ही घर में की थी, और मुझे ये चोरी करते हुए किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ताई की बेटी को जब अपनी गुड़िया ना मिली तो इसने पूरे घर में हंगामा बर्पा कर दिया। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया और मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि इसकी गुड़िया मैंने चुराई है। ताई ने भी इसकी तायद करते हुए कहा कि ये तो है ही चोर। अब अगर इनकी फरमाइश पूरी नहीं होती तो ये अपने घर में डाका डालेंगी। ताई की बात सुनकर अम्मी रो पड़ी और कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी, आपकी बेटियों में और मेरी बेटियों में क्या फर्क है। तब ताई एकदम से बोली, यही फर्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटी ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया। छोटी छोटी चीजें घर के अंदर से गायब हो रही हैं। तुमने अपनी बेटियों को बहुत गलत तरबियत कर डाली। अब अगर ये बात तुम्हारे खाविंद को पता चल जाएगी तो वो इनका गला दबाकर जिंदगी में पहली बार मुझे इस 100 रुपए वाली गुड़िया पर इतनी बातें सुनने को मिली। अम्मी बोली, अगर मेरी बेटी रोशनी आपकी बेटी की गुड़िया ले ली है तो खेल कर वापिस दे देगी, लेकिन कम से कम इस घर की बड़ी होने के नाते इसको ऐसी बातें जेब नहीं देती थी। बाजी पहली बार मेरे हक में लड़ी और बोली। मैंने बाजी का मुंह देखती रह गई। मेरी वजह से अम्मी और बाजी ये जानते हुए कि ये गुड़िया मेरे पास है और मेरा दिफा करने की कोशिश करती रही। इस बात ने मुझे रुला डाला और मैंने चुपके से वो गुड़िया रात को ताई अम्मी के कमरे में रखाई, क्योंकि मैं मजीद अपनी माँ और बहन को कठेरे में खड़ा करने का हौसला नहीं रखती थी। और फिर मैंने इसके बाद कभी कोई चीज नहीं चुराई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाए। रमशा बाजी ने जब मैट्रिक किया तो उन्होंने जॉब करने की ठानी और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। अम्मी बाजी की जॉब करने के फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अप्पा को पता चल जाएगा तो वो कभी भी इन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं देंगे। फिर जब यूं ही अप्पा को बाजी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो अम्मी को मारा और इसके बाद बाजी पर भी हाथ उठाया। इस रोज ना जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई। मैंने आगे बढ़कर अब्बा का हाथ रोक लिया और इंतहाई सख्त लहजे में इनसे कहा कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अगर आपको बाजी की नौकरी बुरी लगती है तो निकाले हमारा खर्चा, ताकि हम ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सके। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहनती हैं। हम बाहर निकलती हैं तो दुनिया वाले किस निगाह से देखते हैं। मैं ये कहते हुए रो पड़ी थी कि हमारे पास तो हमारा वजूद छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। अब्बा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद ताई अम्मी ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हर मिलने वाली खातून को मिर्च मसाले लगाकर हमारी ऐबजोई करती और कहती इसकी बेटियां बहुत ज्यादा आजाद ख्याल और आवारा हो गई हैं। अब ये बाहर नौकरी के लिए भी मुमारी कर रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसे ही चटपट खबरों के लिए हमारे घर आती और दांतों में उंगलियां दबाकर
हमारी तरफ तंजिया नजरों से देखती रहती। खानदान में कोई ऐसा घर ना बचा के जहाँ पर हमारी बुराई ताई के तवज्जुह से न पहुंची हो। तब अम्मी ये बातें सुनकर रो पड़ी और अक्सर बाजी को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिन चंद घरों से उम्मीद थी कि तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमसे रिश्तेदारी करना चाहेगा। तुम्हारी ताई ने हमें बदनाम कर दिया है, हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं गवाया। अब क्या होगा? ऐसे में बाजी अम्मी को हौसला देती और कि हमारे रिश्तेदार जहाँ होना होगा वहाँ हो जाएगा। आपको इतनी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे, हम लोगों की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तब अम्मी चुप हो जाती, लेकिन मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर बाजी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की जल्द शादी हो जाती थी। ताई की बेटियों के रिश्ते भी तय हो चुके थे। अब अम्मी चाहती थी कि मेरी बेटी भी अपने घर की हो जाए ताकि वो सुख से सर उठाकर जी सके। पहल तो सिर्फ बाजी की नौकरी की वजह से हम पर तोहमतें लगती, लेकिन फिर अम्मी को ना सुनने को मिला कि ये अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए इनकी शादी नहीं करना चाहती। जिस दिन अम्मी के कानों में ये बात पड़ी, उस दिन अम्मी सारी रात रोती रही और ऐसे में जब बाजी ने अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में रखी तो अम्मी ने वो रकम बाजी को लौटा दी और कहा कि हम जैसे वक्त पहले गुजार रहे थे वैसा ही अब भी गुजारते रहेंगे। तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ ही ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही हैं। जब मैंने इन्हें सारी सूरत हाल बताई कि आज घर आने वाली खवातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई हैं, तो बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले दिन ही बाजार गई और वहां से मेरे और अम्मी के लिए दो नए सूट और नए जूते लेकर आई। पहली बार नए कपड़ों को देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी, जबकि अम्मी इन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी चूंकि अच्छी सिलाई कर लेती थी, रातों रात उन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्द ही बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे बढ़ा सकती, क्योंकि मैंने अब मैट्रिक कर लिया था और बाजी की तरह मैं भी जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब ना करने दी और कहा कि मैं प्राइवेट ही FA कर लो और अपनी तालीम पर फोकस दो। अगले ही एक दिन हमारे घर लंदन से हमारी फुप्पो आ गई। मेरी फुप्पो की शादी बहुत ही ऊंचे घर में हुई थी और वो अपने बच्चों और शौहर के साथ लंदन में रहती थी। अम्मी फुप्पो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोल कर बैठ गई। तब फुप्पो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम अच्छी जॉब ही करना चाहती हो तो मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था और अब्बा तो पहले ही हम दोनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का झटपट वीज़ा आ गया और फुप्पो इनको अपने साथ लंदन ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बाजी को एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी और 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाए। तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ इनकी बेटी महीने के 8,000 कमाती थी और अब 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर ताई का हर वक्त मूड खराब रहता। अम्मी ने इन पैसों को बहुत एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मरम्मत करवाई कि जब से वो ब्याह कर आई थी कभी भी इस घर में रंगो रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि अच्छे से सेट हो जाए तो ताकि रिश्ता देखने आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते। इसलिए अम्मी ने भी टी सेट के साथ डिनर सेट भी खरीदा और साथ साथ मेरे जहेज के लिए भी चीज़ें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा
को ना तो बाजी और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी और ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से बात की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। उन्होंने बाजी सब देखकर बहुत हंसी आती। ताई अम्मी ने हमारे घर में दौलत की रेल जब देखी, उन्होंने इन्हीं दिनों बाजी ने पैसे भेजकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और आने जाने की वैन भी बाजी ने वहीं से करवा दी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे। हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे अता की थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी अब अच्छा होने लगा। खानदान में दिगर रिश्तेदार खवातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर ज़्यादा बैठना पसंद करती और वो ग़ीबतें जो कभी अम्मी की ताई के सामने करती, अब ताई की ग़ीबतें। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद इनके जहन में होगा कि मैं बहुत अच्छा जहेज लेकर आऊंगी, लेकिन मैंने अम्मी को साफ मना कर दिया कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूंगी। ताई के कहने पर अब्बा ने भी बहुत जोर दिया कि मेरा रिश्ता यहीं हो जाए, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि जहाँ पर बच्चियों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं इनका रिश्ता करूंगी। तब अब्बू चुप हो गए। इसी दौरान एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मी ने फौरन हाँ कर दी और मेरी महीने के अंदर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर सज्जाद के घर आ गई। सज्जाद की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए लंदन ले गए। लंदन में मुझे हनीमून से भी ज़्यादा बाजी से मिलने का शौक था। मेरी तो अपने मोहसिन जैसी बहन को देखने के लिए जिंदगी की आंखें ही तरस गई थी। मैंने सज्जाद से एक फरमाइश की, मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गए जहां मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया। अचानक इस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लग गया। मैं सज्जाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से इसे इतना गंजा करवाया हुआ था तो वो औरत नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर इसे उठाने लगी तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई और मेरे मुंह से एकदम चीख निकली थी, क्योंकि वो औरत मेरी बहन रिमशा थी। सज्जाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम इन्हें लेकर फौरन अस्पताल भागे। बाजी को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में इतनी ही बदल जाएंगी इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़ी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए? जब इन्हें होश आया तो वो मुझे देखकर रो पड़ी थी। मुझे इससे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि बाजी के साथ पुप्पो नहीं थी। मैंने जब इनसे पुप्पो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। इन्हें कोई जरूरत नहीं इत्तला देने की, बस खामोश रहो। मुझे इनकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मैंने इनको लेकर पुप्पो के घर आई तो पुप्पो ने जो ही बाजी को देखा तो इनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम अज कम बताकर तो बाहर निकला। तब बाजी खामोश हो गई। मुझे पुप्पो का रवैया बहुत बुरा लगा था। मैं और सज्जाद भी बैठे भी न थे कि पुप्पो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब इसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा तब बाजी ने एकदम ही मुझे निगाह चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि पुप्पो एकदम से घबरा गई और इसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी ये सब क्या है? ये आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं जानती थी कि पुप्पो का इकलौता बेटा आधा पागल था। पुप्पो ने इसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा था ये मेरी समझ से बालातर था। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी। फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई और फिर जो ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। पुप्पो ने बाजी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी थी। पुप्पो और बाजी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर वो इनके बेटे से निकाह कर लेती है तो वो इन्हें अपने साथ लंदन भी ले जाएंगी और हर महीने 5 लाख भी देंगी और बाजी चुपचाप हमारी
खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी और बाजी को कोई बीमारी नहीं थी। बस इनके शौहर हर माह में बाल कटवा देते और फिर वो जिद करते कि इनकी दुल्हन भी अपने बाल कटवाए, इसीलिए बाजी इसको खुश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती। मैं ये सोच कर नदामत में गिरे चली जा रही थी। बाजी ने हमारे खातिर अपनी जिंदगी की सब खुशियों को दांव पर लगा दिया। जब मैंने ये बात अपने शौहर सज्जाद को बताई तो इनका दिल भी दुखी हो गया। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब सज्जाद ने बाजी को कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, बस तुम अपने शौहर से खुला ले लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने खानदान में कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करूंगा और किसी को तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। बाजी ने हमारी बात मान ली थी और फिर मैं अपने शौहर से तलाक लेकर वो हमारे साथ पाकिस्तान आ गई थी। वादे के मुताबिक 6 माह बाद सज्जाद ने अपने कज़न अकील से बाजी की शादी करवा दी। अम्मी को तो पहले बहुत सदमा पहुंचा, मगर जब सज्जाद ने अपने कज़न अकील से बाजी की शादी करवा दी, अम्मी को पहले तो बहुत सदमा पहुंचा, मगर बाजी और मैं अपने घर में खुश रहने लगे और इन्हें भी तसल्ली हो गई। आज अब मैंने अपने घर और अम्मी